नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये नौजवानों का संगम है इंडिया टुडे के परचम तले, जिसका नाम है माइंड रॉक्स। इसमें वो हस्तियां आती हैं जिनकी तरफ जवानी उत्साह के साथ, उमंग के साथ और एक मकसद के साथ देखती है कि उनकी जिंदगी से, उनके हासिल से कुछ प्रेरणा हासिल कर सके। माइंड रॉक्स के सेशन में आज के मेहमान हैं, सेशन के मेहमान हैं वो जिन्होंने एक लंबा सफर तय किया किचलू भैया से कालीन भैया तक का, और जो खुद अपनी जबान में कहते हैं मित्रों से और दुरुस्त कहते हैं कि यार गुरु, कालीन भैया तो सब ठीक है प्लेटफॉर्म पे ओटीटी के, पर हम समकालीन भैया बने रहना चाहते हैं, कंटेम्प्रेरी बने रहना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे वक्त के शानदार एक्टर और शानदार इंसान, शानदार पिता और पति, और ये सारी साखियां मैं सोशल मीडिया पर उनके लिखे कहे और उनके इर्द गिर्द के लोगों के हवाले से कह रहा हूं। पंकज त्रिपाठी जी का माइंड रॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सौरभ, शुक्रिया। बहुत सुंदर आपने इंट्रोडक्शन दिया। हाँ, समकालीन रहना चाहते हैं, कंटेम्पररी रहना जरूरी है ना। हमारा जो लोक है, जहां से हम आते हैं, वो किसी भी किरदार को एडेप्ट करने में, चाहे वो माधव मिश्रा का किरदार हो जो बहुत परिचित सा लगता है, या वो गुड़गांव का किरदार हो जो मेरी सीमित समझ में मुझे लगता है कि गोपालगंज के पंकज त्रिपाठी के लिए नितांत अपरिचित किरदार होगा। उसको जज्ब करने में हमारे इर्द गिर्द का लोग, हमारा लोकल कितना हेल्प करता है? प्रोसेस क्या होता है किसी भी कैरेक्टर तक जाने का आपका? मेरा कई दो तीन तरीके हैं जिनको मैं अप्रोच करता हूँ कैरेक्टर को। एक तो जो स्क्रिप्ट है, मैं हमेशा मानता हूँ कि वो एक गाइडलाइन है, मैप है, उसमें बहुत कुछ लिख के मिलती है। अगर अच्छी स्क्रिप्ट लिखी हुई हो तो डायरेक्टर का एक रिसर्च होता है, वो किरदार की हिस्ट्री बना के आते हैं। हमारे पास हमारे जिंदगी के तजुर्बा, अनुभव बहुत काम आते हैं उसमें। कि गुड़गांव का किरदार मेरे लिए बहुत अपरिचित था, इवन कालीन भैया भी अपरिचित थे, लेकिन मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ, इनके बारे में कभी पत्र पत्रिकाओं में, कहानियों में, आपके जैसे रिपोर्टिंग में सुना हूँ, पढ़ा हूँ। तो आपके जिंदगी का तजुर्बा उस 70% होता है या 50% होता है, तो 50% आपकी अपनी इमेजिनेशन होती है, कल्पना हम ऐड करते हैं कि एक मैजिक इफ है एक्टिंग में टर्म की, मैं अगर ये होता तो क्या होता, कैसा होता। तो वही है। और एक प्रोसेस है एक्सटर्नल कि आप बॉडी लैंग्वेज को हम कैप्चर करते हैं, उसके बाद हम आत्मा को, उसके सोल तक जाते हैं, विचारों तक। एक तरीका है कि हम पहले विचार को पकड़ें, और विचार पकड़ने के बाद उसको हम फिजिकली अडॉप्ट करें। कि और विचार पकड़ने वाली प्रोसेस जब अभिनेता थोड़ा मैच्योर होता है, तब वो इस पे आता है कि वो जर्नी इंटरनल से एक्सटर्नल की करता है। पहले किसी भी कैरेक्टर के कॉम्प्लेक्स को, मनोदशा को, मनोभाव को, विचार को पकड़ता है, और फिर वो बाहरी रूप को पकड़ता है। बट शुरुआती में हम पहले बाहरी आवरण को पकड़ लेते हैं और आत्मा को बाद में खोजते हैं, या कई बार आत्मा मिलती भी नहीं है। वो तो ये ऐसा प्रोसेस है कि कुछ भी फिक्स नहीं है सौरभ। एक वो दौर था जब जो लोग फिल्मों में जाना चाहते थे, उनको ये बड़ी सख्त हिदायत होती थी कि गुरु टीवी सीरियल में मत जाना, वरना फिर टाइपकास्ट हो जाओगे कि ये सीरियल वाला है और ये फिल्मों वाला है। लेकिन हम अब का दौर देख रहे हैं कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिसको हम थोड़ी सी छूट लेके कहें कि जो नए दौर का टीवी है ना, उसके लेके नया चार्म भी है, नए कल्ट बिल्ड हो रहे हैं, उसके डायलॉग हमारी भाषा के मुहावरे बन रहे हैं, उसके किरदार मीम बन रहे हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। आपके सामने कभी ये ऐसी हिचक आई कि यार हम तो फिल्में कर रहे हैं, अब फिल्मों से ओटीटी, और इस पूरे ओटीटी के इकोसिस्टम को लेके आपके मन में क्या विचार आते हैं? किस दिशा में जा रहा है, कैसा काम हो रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा? नहीं, मुझे कभी नहीं हिचक। मुझे याद है सेक्रेट गेम का जब ऑफर आया था, उसके पहले मिर्जापुर आ गया था मेरे पास, तो पहले मैं मिर्जापुर हाँ कर दिया था, और बट शूटिंग उसके सेक्रेट गेम की शुरू हो गई थी। तो या नहीं, सेक्रेट के बाद में, सीजन 1 करने के बाद सेक्रेट गेम किया था मैं। हाँ, तो हाँ, सीजन 1 में दो एक छोटा सा पार्ट था, 1-2 दिन का। तो मुझे कभी नहीं रहा ऐसा कोई हिचक। मुझे ये मालूम था कि ये बिल्कुल वो टीवी नहीं है, ये बड़ा पर्सनल व्यूइंग का चीज है कि आप नितांत व्यक्तिगत रूप से ओटीटी देखते हैं। ओटीटी तो मुझ में कोई हिचक नहीं थी, और शायद उस वक्त बड़े अभिनेता, बड़े स्टार, सो कॉल्ड बड़े स्टार, उनको लगता होगा कि ये टीवी है, वो लोग नहीं आ रहे थे, और ओटीटी को
कहानियां कहनी थी, प्लेटफॉर्म को बनाना था, तो उसने हमारे जैसे अभिनेता को चुन लिया और बोला कि अच्छा ये एक्टर अच्छे हैं, इन्हीं को स्टार बनाया जाए। तो मुझे याद है शुरुआत के 1-1.5 साल तक तो, अब तो खैर सब कर रहे हैं, पर उस समय कोई बड़ा अभिनेता, सो कॉल्ड बड़ा अभिनेता, तो ओटीटी ने हम प्रतिभावान हमारे जैसे बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को पकड़ा, उठाया और उनके लिए होर्डिंग्स लगा दिए। मिर्जापुर के पहले मेरा किसी ने होर्डिंग नहीं लगाया था। एक सीट टीवी शो ने लगाया था पाउडर में 10 साल पहले। हाँ। और मिर्जापुर ने बड़े बड़े कटआउट्स लगा दिए और उसने रीच बड़ी कर दी, लोगों तक पहुंचा दी। तो अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है। सेम टाइम एक बात अक्सर हम ये भी कहते हैं कि सेंसर यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे बेमतलब का छूट ले लेते हैं लोग। मैं अपने पार्ट में, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मेरा काम सिर्फ मेरा रोल देखना है, पूरी सीरीज देखना नहीं है। तो मैं जो सीन करता हूँ, सीन में मैं जरूर ये अपना एक सेल्फ सेंसर रखता हूँ कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ या मैं जो सीन कर रहा हूँ या जो गालियां अगर दे रहा हूँ तो कितनी जरूरी है इस सीन के लिए, ये सनसनी फैलाने के पर्पज से है या कि इसके बिना कहानी नहीं कही जा सकती है। तो मैं सेल्फ सेंसर रखता हूँ। मिर्जापुर के पूरे सीजन में मैंने मुश्किल से 2 या 3 गालियां दी हैं। वो मीम्स बन गए तो लोगों को लगता है कि बहुत दिया होगा। आपने पर्सनली बताया था, पर मुझे लगता है कि दर्शकों को भी पता चलना चाहिए कि जानवी कैसे आपके घर आके उस रोल की तैयारी कर रही थी। और जब जानवी तैयारी कर रही थी तो मुझे वो भी ध्यान आ गया कि जो आपका रन का पहला चेक था जिस पर श्रीदेवी के दस्तखत थे उनकी माँ के, दोनों किस्से बता दीजिए। ये कमाल है, वो जिंदगी का ना ऐसा वृत्त है, हमारा जीवन सबका वृत्त है, वो कहीं ना कहीं पूरा होता है, कहीं कोई मिलता है, बिछड़ता है। तो वो रन जिस फिल्म का हम किस्सा कर रहे थे, पैसे मिलेंगे क्या, हमने वहां पे छोड़ा था, वो बोला मिलेंगे, तो मुझे पैसे मिले थे आई थिंक 8,000 रुपये। तो उस पे हस्ताक्षर था श्रीदेवी जी का। मैं बोला अच्छा, वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म का। और जब जानवी आई तो मैंने उसको भी एक हिस्सा बताया। तो वो आज के दौर में सौरभ एक कमाल की चीज है कि जितने नए अभिनेता आए हैं ना, नए अभिनेता मतलब जानवी अभी 2-3 सालों से एक्टिव है, काम कर रही हैं, या कृति सेनन है मिमी में, वो 7 साल हो गए उनको, कल इंटरव्यू में पता चला कि 7 साल से है वो। ये सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, ये पूरा प्रयास करते हैं कि अपनी बाउंड्री को, सीमा को थोड़े बढ़ाएं। तो प्रिपरेशन में अब उसको, उसमें बाप बेटी के लिए एक बॉन्डिंग चाहिए थी, वो चाहती थी कि सहजता हो, मैं पंकज सर को जान लूं। तो वो घर आती थी, बेटी के साथ रहती थी, तो उसका वो पर्पस था। हम प्रोफेशनल एक्टर हैं, कई बार हमारी बॉन्डिंग किसी एक्टर से 5 मिनट पहले भी सेट पे मिलेंगे और सीन परफॉर्म करते हुए हम ऐसा कर सकते हैं कि आपको पता ना चले कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं सालों से। कहानी की जरूरत है कि भाई सालों से जानते हैं। अब बाप बेटी हैं तो 20 साल की बच्ची है तो 20 साल से जानते होंगे। हमारे लिए 5 मिनट भी काफी है वो प्रिटेंड करने में कि जादूगर पुराना होता है तो वो जादू सफाई से कर लेता है। तो नए जादूगर को ना बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये नए जादूगर अच्छे हैं, ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो बॉन्डिंग चाहते हैं कि जितना रियल हो, प्रिटेंड ना करना पड़े, एक्ट ना करना पड़े। तो वो आई, करी, तैयारी की और समहाउ फिल्म में दिखता है उसका वो केमिस्ट्री, वो कंसर्न। क्या है ना, 2 आदमी या 2 अभिनेता की आंखें एक दूसरे को ठीक से देख ले थोड़ी देर ना। हमारे एक्टिंग एक्सरसाइज में ये भी कराते हैं कि बिना पलक झपकाए एक दूसरे को बहुत देर तक देखो, और बहुत देर तक देखो और पलक झपका लो, ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद पलक गिरना ही है आपका। बट आप आंखों में बहुत देर तक किसी के देखोगे ना, तो आपको एहसास होगा कि आप अब उसके भीतर जा रहे हो, उसके अंदर देख रहे हो। ये आंखें जो है ना, वो द्वार है जिसके द्वारा हम किसी के अंदर प्रवेश करते हैं और कोई हमारे अंदर प्रवेश करता है। ये आपको लगता है कि ऐसा ही संवाद ओटीटी और फिल्मों के बीच भी होता होगा? ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से, वेब सीरीज के आने से आपको लग रहा है कि फिल्मों में भी कुछ उन पर किसी किस्म का प्रेशर सिस्टम काम कर रहा है कि हमें और एक्सेल करना है, हमें ओटीटी वाली वेब सीरीज से भी compete करना है? कुछ आपको बदलाव दिख रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बदलाव दिख रहा है कि अब लग गया कि भाई कहानियां, चूंकि ओटीटी ने कहानियों का कहने का तरीका और नई नई कहानियां लेके आ गए। हाँ जी। अब जामताड़ा जैसे सीरीज भी बन जाता है, दिल्ली क्राइम भी बन जाता है, तो पंचायत भी बनता है, मिर्जापुर, और ये सब पॉपुलर सीरीज तो है ही।
तो फिल्म में कहानियों के स्तर पे उनमें बदलाव होगा। अब उनका भी फोकस आई थिंक स्टोरी टेलिंग, परफॉर्मेंस, क्योंकि ओटीटी पे ओपनिंग का खेल नहीं है कि फ्राइडे को आपकी फिल्म कितना करोड़ कमाई। इधर अच्छी है या बुरी है का खेल है, ये अच्छी लगी, पसंद आई या ना पसंद आई। तो यहाँ कोई नहीं बात करता कि कितने करोड़ कमा ली, 100 करोड़ क्लब की सीरीज है। तो यहाँ पे गुणवत्ता ज्यादा मायने रखता है, कमाई उतना मायने नहीं रखता है। और यहाँ की कमाई गुणवत्ता पे आधारित है कि अगर बढ़िया है तभी चलेगी। तो आई थिंक फिल्मों में भी बदलाव हो रहा है। एक अच्छा बदलाव हुआ है कि अच्छे अभिनेताओं के पास जो पहले बेरोजगार रहते थे, ओटीटी ने बहुत उनको रोजगार दे दिया है। सो ज्यादातर अच्छे एक्टर्स से मिलो तो सब कोई 1-2 सीरीज कर रहा है, व्यस्त है, उसके पास समय नहीं है। अब फिल्मों में नहीं होता था, फिल्मों में एक फिक्स पैटर्न था। मैं चाहता हूं कि आप हमें बाह पकड़ के बनारस की सीढ़ियों पर ले चलें, जहां पर आपके इंडस्ट्री के सीनियर और आपके एनएसडी के सीनियर पंकज कपूर ने धर्म शूट करते हुए आपको एक बड़ा जरूरी सबक दिया था। रामनगर हवेली के पीछे की सीढ़ियां थी। और हम लोग धर्म फिल्म शूट कर रहे थे, तो बैठे थे, तो बैठे बैठे मैं भी बैठा था पास में, सीढ़ी पे ही बैठे थे हम लोग, कुर्सी पे नहीं, सीढ़ियों पे, शाम के वक्त। तो उन्होंने, और लंबी सीढ़ियां, रामनगर हवेली के पीछे की जो सीढ़ी है घाट पे ना, वो मुझे लगता है 70-80 सीढ़ी है। तो लोग आ जा रहे थे, तो उन्होंने बोला, पंकज ये देख रहे हो ये सीढ़ी है? बोले हाँ। हम लोग बीच इधर बैठे हुए हैं। हाँ। तो सिनेमा ना, मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ बहुत सालों से, बहुत लोग चढ़ते हुए बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं और फिर लुढ़क भी जाते हैं या फिर धीरे धीरे उतर भी जाते हैं। हमारे जैसे अभिनेता वो है कि एक जगह चुपचाप इत्मीनान से बैठे हैं और इसी में संतुष्ट हैं। तो उन्होंने बताया कि अभिनय कैरियर जीवन ऐसा ही है, तो बस एक एक स्थान पकड़ के ठहराव बनाए रखना। मैं बोला अच्छा। ये ठहराव कोविड के मुश्किल वक्त में, लॉकडाउन लगा, थोड़ा बहुत काम फिर शुरू हुआ, फिर लॉकडाउन लग गया, चारों तरफ से जिस तरह की खबरें आ रही थी, और अपनों की, अपने की, कैसे गुजरे आप इस वक्त से? आप अपने परिवार के साथ क्या किया, क्या सोचा, कैसे अपने हिस्से का साहस हासिल किया? बहुत कठिन वक्त था। सेकेंड वेव ऐसा था कि वो लगभग हर किसी के बिल्कुल आसपास कोई ना कोई परेशान था या एडमिट था। हम लगे हुए थे। मुझे भी याद है उस समय मेरी भाभी के मामा थे, तो और भी लोग मुझे जानने वाले का, जमशेदपुर से, डाल्टनगंज से। तो अप्रैल महीने में मैं एटलीस्ट 10-12 जिलाधिकारियों से बातें कर रहा था कि आप कुछ मदद हो सकती है। और कई अननोन लोगों की, जिनको मैं जानता नहीं हूँ, किसी दोस्त के दोस्त ने बोला कि यार वहाँ के सीएमओ से, मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर से, सिविल और या डीएम से बात करो, कुछ भी और क्या हो सकती है। तो मैं भी करता था। और कुछ लोगों को मदद मिली, कुछ को नहीं मिली, कुछ उनमें से नहीं भी बचे। तो पीड़ादायक और दुखदायी वक्त था सबके लिए। और उस वक्त में थोड़ा सा और वो समझा दिया कि क्षणभंगुर है सब कुछ। हम इतना फ्रेजाइल है जीवन कि हमें मालूम नहीं है कल क्या हो। इसलिए हम, और मुझे लगता है कि और उस कोविड टाइम में मुझे इतना और सबक सीखा है कि और मेहनत करो कि तुम्हारे भीतर का ईर्ष्या, लोभ, लालच, जो मानवीय अवगुण है वो कम हो जाए, क्योंकि कुछ होना नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हम एक दूसरे से लड़ते हैं और पता ही नहीं है कब किसकी एग्जिट हो जाए। तो लिटरली उस टाइम में मुझे दुनिया, शेक्सपियर की वो लाइन सच लगने लगी थी कि दुनिया रंगमंच है और हम अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं, पता नहीं कब कौन एग्जिट कर जाए। तो अब लॉकडाउन के पहले और जो लॉकडाउन के दौरान भी आई, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। मेरी जब भी आपसे बात होती है तो आप बड़े स्नेह से कहते थे, अच्छा सौरभ ये देखा वो देखा, पर क्रिमिनल जस्टिस जरूर टाइम निकाल के देखो। और फिर मैंने देखा भी, आपको बताया भी। क्रिमिनल जस्टिस मिलने की क्या कहानी थी, और उस रोल को प्ले करते वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था कि ये गुरु, इसका सुर पकड़ में आ गया, ये कुछ बन रहा है? उसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत है, क्योंकि 10 साल पहले बना था और वो क्रिमिनल क्राइम और जस्टिस के सिस्टम के ऊपर होता है। सो ब्रिटेन, यूके में बना, यूएस में बना, फिर इंडिया में बना।
बट इंडियन एडॉप्शन था, हमारे न्यायिक सिस्टम के ऊपर था, क्योंकि उनका थोड़ा अलग है न्यायिक सिस्टम, हमारा अलग है। तो मुझे श्रीधर राघवन ने नरेट की थी कहानी पहले कि ये ऐसा रोल है पार्ट 1 में कि इसको लो कॉन्फिडेंस का लॉयर है, एक्जिमा है, और इसको भी कोई बड़ा केस नहीं मिलता है, छोटे मोटे काम करता है। तो कहानी सुनते मुझे ना मेरे बहुत सारे दोस्त, जानने वाले, मुझे अचानक गोपालगंज पटना कोर्ट के बाहर जो वकील घूमते रहते हैं उनकी याद आ गई, वो दिखने लगे कि कई पॉलीथीन में काला रंग का कोट लेके आते हैं और वो कोट कई बार हफ्तों तक निकल भी नहीं पाता है। तो 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 मुझे लगा कि यार ये कर कि वो पंकज त्रिपाठी है जो 8 साल पहले मैं एक्टिंग का स्ट्रगल कर रहा था कि मुझे एक्टिंग में जॉब चाहिए। अगर मैं लॉयर होता तो मैं माधव मिश्रा जैसा ही होता कि पॉलिथीन में कोट लेके जा रहे हैं, कहीं 2 गाड़ियों का टकराहट हुआ, मैं अचानक अपना कोट निकाल कर पहन के चला गया कि यस मैं लॉयर हूं। तो ऐसा है कि कोट रखा है पॉलिथीन में, कहीं मसला दिखे तुरंत पहन के और बोले मैं लॉयर आ गया, बोलिए क्या मदद करूं आपकी। बहुत ह्यूमन है, बहुत उसमें एक सटायर है। कल किसी से बात हो रही थी हिमांशु से, तो मैं बोला यार लाल शुक्र हरिशंकर परसाई ने मेरे अंदर सटायर डेवलप किया। तो और मैं इसलिए वो माधव मिश्रा स्क्रिप्ट में उतना सटारिकल नहीं था, राइटिंग में उसको सटारिकल मैं बनाया, क्योंकि जो जुगाड़ू आदमी होते हैं जो कैसे भी करके अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं, उनमें एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और एक सेंस ऑफ सटायर बहुत तगड़ा आ जाता है कि वो विकट परिस्थिति में भी हंसाएंगे लेकिन वो सटायरिकल बात कहेंगे। सो वही था, वो मैं 8 साल पहले का एक्टर था जो ऑफिस ऑडिशन के बजाय केस लेके घूम रहा है। बहुत मजा आया था और इसलिए वो खास है ना। मैं इसलिए बोला था सौरभ की 2-4 यूनिवर्सिटी के मेरे सीनियर जो मुझे जानते हैं और जिन पे मेरा ट्रस्ट है कि वो लोग एक्टिंग की समझ उनकी मेरे से बेहतर है, उन सब ने बोला कि तेरा उसमें जो काम है वो उस तरीके से उसका मूल्यांकन नहीं हुआ, बट वो बहुत जबरदस्त काम है। जितना तूने बारीकी से खेला है क्रिमिनल जस्टिस का माधव मिश्रा, और बहुत सक्सेसफुल है। यही कारण है कि उसका सीजन 3 बनने वाला है, जो कि यूएस और ब्रिटेन में नहीं बना है, पहली बार वो नया होगा, बिल्कुल नया होगा। जी जी जी। अच्छा, एक आपकी फिल्म आई थी, न्यूज़ दे दी सीजन। जी जी, एक आपकी फिल्म आई थी जनवरी 2021 में ही ZEE5 पे, कागज। तो वो जो लाल बिहारी का रोल है, वो क्या तैयारी क्या था दिमाग में? क्योंकि वो बहुत ही वो भी हॉन्टिंग है हमारे डेमोक्रेसी के हिसाब से कि एक आदमी को मृत घोषित कर दिया गया, वो अपने आप को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में लगा है। और जब हम आज के वक्त में देखते हैं ना कि कोविड में जो लोग मरे हैं उनकी सब शीट्स रिवाइज हो रही हैं, आंकड़ा रिवाइज हो रहा है, एक जद्दोजहद चल रही है, बहस चल रही है देश की संसद तक में कि राज्यों से क्या आंकड़े आए क्या नहीं आए, और फिर हम एक फिल्म देखते हैं जिसमें एक आदमी अपने आप को कागजों पर जिंदा साबित करने की कवायद में लगा है। करेक्ट, वो सतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो 12-15 साल पहले इससे बनाना चाहते थे, राइट्स दिए थे। वो एक व्यक्ति से इंस्पायर है, लाल बिहारी मृतक जी से कहानी। फाइनली मुझे मिले 1.5 साल पहले, 2 साल ना, बोले कि यार ये फिल्म है और मैं तुझे लेके बनाना चाहता हूँ। उस वक्त तक मुझे कोई फिल्मों में लीड रोल नहीं, सेंट्रल पार्ट नहीं मिल रहे थे, सीरीज में मिल रहे थे। अब तो फिल्मों में भी मिल रहे हैं, बट उस वक्त तो मुझे लगा अच्छा सतीश जी को इतना भरोसा है मुझ पे, मैं बोला चलिए डन। तो मैं उनके ट्रस्ट पे गया, ईमानदारी से काम किया, 35-36 दिन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था उसमें। और फिल्म बन के आई। फिल्म को थोड़े गंभीर दर्शक ने उतना पसंद नहीं किया, लेकिन एक मास ने बहुत पसंद किया। यही कारण है कि 7 महीने से वो फिल्म अभी तक OTT से उतरी नहीं है, सैटेलाइट पे नहीं आई है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ उससे पहले मेरे दिमाग कान में प्लेबैक शुरू हो गया, ओ बेटा जी वाला। ओ बेटा जी, जो लूडो में सत्तू भैया का किरदार, मतलब वो एक अलग ही लेवल पे है। अनुराग बसु जीनियस डायरेक्टर है। हाँ। मतलब सत्तू भैया का रोल मैं बहुत टुकड़ों में किया हूँ, 20-22 दिन, और मैं बहुत व्यस्त था। तो
और दादा की कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि कुछ पूछो तो दादा 2-3 आंसर दें और बोले कि नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ दो, एक काम करो ऐसा करो। मैं बोला कि आपको दिक्कत नहीं है ना कि मैं आगे पीछे जानूं? दादा बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम इम्प्रोवाइज करो आगे पीछे, मैं संभाल दूंगा। तो वो जीनियस डायरेक्टर है। मुझे, मैं सिर्फ अपनी कहानी जानता था जो मैं सीन कर रहा हूँ, इसमें पहले क्या होगा बाद में क्या होगा मुझे भी मालूम नहीं था। तो दादा कहते गए और मैं करते गया। रैपिड फायर में पहला सवाल है, कालीन भैया या माधव मिश्रा? कालीन भैया। ओके, क्यों? क्योंकि माधव मिश्रा मैं हूँ, कालीन भैया मैं नहीं हूँ, उसमें एक्टिंग करना पड़ा है मुझे। दूसरा सवाल है, फिल्म या वेब सीरीज? फिल्म। रैपिड फायर में मेरा तीसरा सवाल है, कॉमेडी या ड्रामा? ड्रामा, क्योंकि ड्रामा मुश्किल है, कॉमेडी आसान है मेरे लिए। ओके, अच्छा, चौथा सवाल ये है कि कोई एक ऐसा रोल जो आपका बड़ा मन हो कि यार ये कभी करने को मिले, अभी तक नहीं मिला है। हो सकता है कि कोई प्रोड्यूसर राइटर सुन रहा हो। मैं डिटेक्टिव का रोल करना चाहता हूँ, डिटेक्टिव का, जासूस। पंकज त्रिपाठी के लिए आजादी का क्या मतलब है? मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये मिलेनियल किड्स होंगे, जेनजी होंगे शायद जो हमें जी। सुनेंगे, और यकीन मानिए मुझे बहुत सुनते हैं। और मैं भी चकित हो जाता हूँ कि एक 9th क्लास का बच्चा या बच्ची मिलती है मुझे और उसके पेरेंट्स बोलते हैं आपका फैन है। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, फिर से पूछो, आप लगता है आप बोल रहे होगे। तो बोलते हैं नहीं मैं आपके फैन है, सिर्फ सिनेमा नहीं इंटरव्यू भी देखते हैं। तो मुझे भी समझ नहीं आता वो कौन सा कनेक्ट है जो +2 के 10वीं के बच्चे तक मुझे पहुंचाया है, मुझे नहीं मालूम। सो आजादी का मेरे लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक लेख पढ़ा था मैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। जी। तो उस लेख में एक जगह वो लिखते हैं कि आजादी को हम लोग स्वाधीन बोलते हैं, कि आजाद होने का अर्थ है कि हम स्वाधीन हो गए, हम अपने अधीन हो गए। तो आजादी मतलब कि हम फ्री हैं, हमारा, हम किसी के स्लेव नहीं है, लेकिन हम सेल्फ, एक डिसिप्लिन जरूरी है कि अगर आरटीओ ने रूल बनाया है कि आपको रोड पे हेलमेट लगाना है तो आप फ्रीडम बोल के विदाउट हेलमेट नहीं चल सकते हैं। तो आजादी का मतलब वही है कि हम इतने आजाद हैं कि हम स्वाधीन रहें। बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपका पंकज त्रिपाठी जी, हमारे पंकज भैया, माइंड रॉक्स में आने के लिए और अपने हिस्से का उजास, अपने हिस्से की बेचैनियां, अपने हिस्से की चिंताएं और झिझकते झिझकते ही सही अपने हिस्से की जरूरी नसीहतें देने के लिए थैंक यू सो मच। माइंड रॉक्स में आने के लिए थैंक यू। शुक्रिया सौरभ, शुक्रिया, और सबको मेरा स्नेह प्रेम जो सुन रहे हैं अभी।